सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। बिल को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है। विपक्ष के सवाल हैं, बिना परिसीमन के लागू किया जाए, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा हो, इस बिल से साउथ का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं सरकार का जवाब है कि कानून को टेक्निकल प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहते, जबकि भविष्य में सभी पक्षों के साथ चर्चा कर विचार करेंगे। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान किया जा सकता है, सभी राज्यों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष के कई सारे सवाल हैं जो सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा लगातार जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि सरकार 90% बातें दोहरा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा में 850 सीटें ही सरकार ने ये कैसे तय किया। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि यह असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी पूरी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। बिलों पर चर्चा के लिए 16-17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। कल शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। तो आपको बता दें, मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो देखिए, 3 बिल जिस पर चर्चा लोकसभा में, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव, राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेश में 35 सीटें हो सकती हैं। परिसीमन विधेयक 2026, परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाए ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर बनाया जाए। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। इससे पहले आपको बता दें, तमिलनाडु में बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने कहा कि किस तरीके से यहां पर स्टालिन जो है वो काला झंडा फहरा रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो लगातार विवाद है वो भी चल रहा है, लगातार जो वार्ता है वो भी संसद में हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि काफी कुछ इससे बदलेगा और लगातार जो कांग्रेस है वो बड़े आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि बहुत कुछ बदल सकता है। और जो आप ये समझिए कि 1952 में देश में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तब संसद में 489 सीटें थी, आबादी थी 36 करोड़ देश की। आज आबादी 140 करोड़, लेकिन पिछले 50 सालों से सीटें 543 पर जमी हुई हैं। और अब सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है और 3 बड़े काम करने की ये तैयारी में। लोकसभा सीटें 850 करना, देश का नया चुनावी नक्शा खींचना यानी परिसीमन, और 2023 में पास हुए महिला आरक्षण कानून को असल में लागू करना। और मेरे साथ चर्चा में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों से जो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगी। और मेरे साथ फिलहाल साधना भारती जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है साधना जी आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहली बात ये साधना जी कि ये जो बिल आ रहा है इसको लेकर आप लोगों को क्या मतलब की दिक्कत है, क्योंकि 2010 में जब यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा में ये बिल पास हुआ तब आपकी सरकार ने लोकसभा में पास कराने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं जताई, ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। और दिक्कत क्या है विपक्ष को, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है आपको इस बिल में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूं ही, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं।
और देखिए उस नाते भी मैं अपनी बात को रखूंगी। पहली चीज ये कि महिला आरक्षण से किसी को कोई आपत्ति ना थी और ना है, ना कभी जीवन में हो सकती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंचे। लेकिन पहला सवाल ये कि 2023 में अगर इस अधिनियम को लाया गया और लागू किया, बिल पास किया गया, तो लागू क्यों नहीं किया गया? अगर इतनी इच्छा शक्ति सरकार की थी कि भाई महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को हमें देना है, इन्होंने 334 एक क्लॉज लगाया किसने? हमने लगाया क्या उस क्लॉज को? उस क्लॉज को लगाने वाली खुद मोदी सरकार, उस क्लॉज में मेंशन तो करने उसका वाली खुद जवाब मोदी तो सरकार। नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट इसका जवाब तो ऐसे दिया गया था साधना जी कि 2023 में ये इसीलिए क्योंकि उस दौरान ये शर्त थी कि भाई परिसीमन होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन फिर सरकार को ये लगा कि भाई बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए ये अब लाया जा रहा है। ये जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है लगातार। नहीं तो लेट हो जाएगा तो हम तो कह रहे हैं परिसीमन की अभी भी आवश्यकता क्या है? कर दीजिए ना, 543 सीटों पे ही कर दीजिए। और अगर 2011 की जनगणना के आंकड़े आपको रखने ही हैं और अगर उसके आधार पर आपको करना है तो फिर तो कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आपने ये जो वाजिब सवाल उठाया है ना, इसका जवाब ले लेते हैं। जास्मीन जी भी मेरे साथ जुड़ गई है। नहीं ठीक है, सवाल पूरा करने दीजिए, सवाल तो पूरा करने दीजिए, तब तो जवाब लेंगी आप। हम कह रहे हैं 2011 में जो जातिगत जनगणना कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने कराई थी, उसके सार्वजनिक कर दीजिए ना आंकड़े, और उसमें जो ओबीसी जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण दे दीजिए, क्या परेशानी है? लेकिन ये मरुस्थल की मरीचिका का माया मोदी जाल जो रचा जा रहा है, ये माया जाल इसलिए रचाया जा रहा है कि ओबीसी महिला, जो महिलाएं आधी आबादी और उसमें आधी से अधिक आबादी ओबीसी की है, उनका कहीं ना कहीं। चलिए सवाल ले लिया है मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैं जरा जैस्मिन जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है जैस्मिन जी आपका। अब देखिए जैस्मिन जी, सवाल तो ये आप लोगों से पूछा जाएगा, जब 2023 में ही ये बिल लाया गया तो अब आप लोग क्यों इसको लेकर आ रहे हैं, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, 2 और 3% का भी मार्जिन होता है, तो चुनाव में तो ये बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा ना जैस्मिन जी, आरोप तो लगेंगे जी। क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं और मैं सिर्फ एक नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी की वजह से नहीं बोल रही, मैं एक इंडियन सिटीजन वुमन की वजह से भी बोल रही हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी बहन की, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। मैं पर ये बात इनको याद कराना चाहती हूँ कि 19 किया था कि 33% काम उन्होंने जिंदगी में ये किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उनकी बीवी श्रीमती सोनिया गांधी 10 साल सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्टी प्रेसिडेंट रही। उनके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक बहुत शानदार प्राइम मिनिस्टर और एक बाप जिनकी 3 बेटियां थी। अब सोनिया गांधी खुद राज्यसभा में है, उनकी सांस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इस मुल्क की, उनकी बेटी लोकसभा में बैठती है। तो क्या मुझे ये बहुत शर्म आती है कि जब गांधी परिवार की औरतें इस बात के ऊपर खड़ी होती हैं और कहती हैं फिर क्या हुआ अगर ये 2034 में आएगा, हमारा एक दिन भी आगे आपने 40